शिकारी एपिसोड 16। मैं ख्यालात की राह में बहता जा रहा था कि कोई चीज धड़ाम से मुझ पर गिरी। अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो मैं उछल पड़ता और मेरा मुंह बंद ना होता तो मेरे हलक से कोई सदा एहतजाज भी बुलंद होती, इसी तरह जैसे मुझसे टकरा के सिजदारेज हो जाने वाले ने बुलंद की थी। वो होटल का को मुलाजिम था जो हाथ पर चाय की ट्रे उठाए ना जाने किसको बेड टी पहुंचाने के लिए शॉर्टकट से कहीं जा रहा था। ठोकर लगती ट्रे उसके हाथ से उड़ गई और बर्तन एक छनाके से बिखर गए। एक कप मेरे सर पर बजा। चायदानी मुझसे चंद फुट दूर औंधी हो गई और मेरे नथनों में महकती चाय की दिलनवाज खुशबू आई। या मेरे मौला, गिरने वाले ने संभल कर कहा और मुझे गौर से देखा। फिर उसने एक चीख बुलंद की, ओ भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो हकला कर बोला। फिर उसे अपने अहमकाना सवाल का एहसास हुआ। मेरा मतबल है कि जनाब, यहाँ क्यों पड़े आप? किसी ने बांध कर डाला है आपको? बदहवासी के बायस तमाम सवाल उसके लबों तक आ गए थे और उसे यह ख्याल नहीं रहा था कि मैं उसे जवाब नहीं दे सकता। उसका हाथ रस्सियों की तरफ बढ़ा, फिर मेरे मुंह की तरफ। कपड़ा निकलते ही मैंने तीसरी बार सुकून का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे बहुत मुनासिब गवाह उसने फराहम कर दिया। बस थैंक यू। कौन हो तुम? अभी रस्सियां मत खोलो। जी मैं वेटर हूँ सर, अब्दुल। उसने मेरे तहमकाना लहजे से मरूब होकर कहा। अच्छा अब्दुल, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने मैनेजर साहब को खामोशी से बुला लाओ फौरन। किसी और ने देखा तो होटल की बदनामी होगी। मैं इस होटल में मुकीम हूँ। और काउंटर क्लर्क से कहो मिस्टर मोहसिन रजा को फौरन ले आए। यस यस सर। हवास गुम करदा अब्दुल ने दौड़ लगाई और चंद मिनट में मैनेजर के साथ वहां पहुंचा। ये वही मैनेजर था जिससे मैंने गुज़िश्ता रात कॉफी देर से आने की शिकायत की थी। आप, ये मामला क्या है सर? मैनेजर ने घुटनों के बल बैठकर इधर उधर परेशानी से देखा। देखो अब्दुल, कोई आ तो नहीं रहा। आखिर आप बंधे रहने पर क्यों मुसर है सर? मैं ये चाहता था कि पहले तुम अपनी आंखों से देख लो। मैंने बरहमी से कहा। अब तुम मेरी रस्सियां खोल सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तुम्हें क्या, मैं पुलिस को बताऊंगा, वो खुद मालूम कर लेंगे। ओह गॉड, अब्दुल, अब्दुल इडियट, इन साहब की रस्सियां खोल दो। मैनेजर ने मजीद परेशान होकर कहा। अभी वो दोनों रस्सियां खोल ही रहे थे कि मोहसिन और काउंटर क्लर्क आन पहुंचे। मिस्टर सिकंदर बख्त, मोहसिन ने चिल्लाकर कहा, ये क्या? प्लीज प्लीज जरा आहिस्ता। मैनेजर ने कहा, मेहमान जाग चुके हैं, कोई आ जाएगा। ओह गॉड। उसने आखिरी गांठ मोहसिन के साथ मिलकर खोली। आइए आइए मेरे ऑफिस में। वहां बताइए मुझे कि बात क्या है। उसके बाद पुलिस की जरूरत महसूस हो तो मैं खुद तलब करूंगा, मगर पहले मुझे, ये पुलिस केस है। मोहसिन रजा ने चिराग पा होके कहा। मिस्टर सिकंदर बख्त रात को मुझसे मिलने आए थे। ये क्लर्क जानता है। उन्होंने खाना भी खाया था और कहा था कि बिल मेरे कमरे में भिजवा दिया जाए। आखिरी बात पर क्लर्क का रंग फक हो गया। यस यस सर, मुझे सब मालूम है, लेकिन अंदर चल के प्लीज, ये गुडविल का मामला है। होटल की बदनामी होती अगर कोई स्कैंडल बन जाए। मैं आपको पूरी तरह मुतमईन कर दूंगा, जैसे आप चाहेंगे। मैं आपसे पूरी तरह ताउन करूंगा, आप मुझसे ताउन कीजिएगा। ये शुरफा का होटल है। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2 मिनट बाद हम मैनेजर के कमरे में बैठे थे। एयर कंडीशन कमरे में शीशे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, चनाचा अंदर बाहर आवाज सुनाई न देती थी। अब्दुल को कॉफी और सैंडविच लाने का हुक्म देकर उसने क्लर्क से कहा कि वो काउंटर संभाले और फिर हमसे मुखातिब हुआ। यस सर, अब बताइए कि आपके साथ ये ज्यादती किसने की है? मैनेजर, शायद तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर आया था। मैंने कहा, यस, कॉफी आने में कुछ ताखिर का मसला था, मगर फिर कॉफी तो आ गई थी। यस, कॉफी आ गई थी। उस कॉफी का जायका बहुत अजीब था, बिल्कुल जोशांदे की तरह। जोशांदा तुमने पिया है कभी? यस यस सर, मगर हम तो बेहतरीन कॉफी इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल हाउस। हाँ, आप लोगों की कॉफी हमेशा बहुत अच्छी होती है। कल उसके बदजायका होने की वजह यह थी कि उसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। मैंने इत्मीनान से कहा। मैनेजर उछल पड़ा। बेहोशी की दवा? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कतई नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। हाँ, मुझे कॉफी में बेहोशी की दवा दे दी गई थी। तुम चैलेंज करते हो तो मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। वो मुझे मेयो अस्पताल भेज देंगे। वहां मेरे मैदे में मौजूद ग़िज़ा का कीमियाई तज्जिया होगा तो यह साबित हो जाएगा। नो नो सर, मैं कतई चैलेंज नहीं कर रहा। मेरा मतलब था कि यह कैसे मुमकिन है। खैर, मैं भी पूछ लेता हूँ। आप आगे बताइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे काउंटर क्लर्क ने बताया कि मिस्टर मोहसिन रजा आ गए हैं। उसने खुद मिस्टर मोहसिन रजा को चाबियां दी हैं। चुनाचे में ऊपर गया और कमरे में जाकर बेहोश हो गया। मेरा मतलब है कि मुझ पर बेहोशी से तारी होने लगी। मैं रात को 11 बजे आया तो काउंटर क्लर्क ने अपनी गलती तस्लीम की थी। वो मेरे साथ कमरे तक गया भी था, मगर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ था और चाबियां भी मौजूद थी, इसीलिए मैंने कोई शिकायत नहीं की। मोहसिन ने कहा, वो बेचारा मामूली क्लर्क है। मगर ये उसूलन गलत है।
मैनेजर ने एक बटन दबाया और काउंटर क्लर्क को इंटरकॉम पर बात करके तलब किया। देखिए ना, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ, लेकिन फर्ज कीजिए वो चाबियों के प्रिंट ले गए, या फर्ज कीजिए वो टाइम बम लगा जाते। आपको रिपोर्ट तो करना चाहिए था ना। फर्ज करने की बात छोड़ो, मैंने कहा। जो हुआ है उसकी बात करो। कमरे में 2 अफराद मौजूद थे। वो मुझे कालीन में लपेटकर बाहर ले गए। मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे, मगर काउंटर क्लर्क ने यकीनन उनको देखा होगा। एक कालीन जिसमें सालिम आदमी लेटा हो, मामूली सा पार्सल नहीं होता कि कोई जेब में डालकर गुजर जाए। मैनेजर ने फिर इंटरकॉम का बटन दबाया। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें बरतरफ नहीं करूंगा, गोली मार दूंगा। अभी तक आए नहीं तुम। बाहर एक ट्रक खड़ा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। कालीन ट्रक में रखा गया और ट्रक मुझे ले गया, मालूम नहीं कहाँ। उस वक्त तक मुझे कुछ कुछ होश था। दोबारा होश में आने पर मैंने देखा कि मैं होटल के बागीचे में लेटा हूँ। मेरी जेब में 10,000 रुपए थे जो अब नहीं है। उसके अलावा रिस्ट वॉच और कुछ रकम जो पर्स में थी, तकरीबन 50-60 रुपए। मुझे शक है कि इस डकैती में वो वेटर भी शामिल है जिसने मुझे 24 नंबर टेबल पर सर्व किया था। क्या? मैनेजर एकदम उठा और फिर बैठ गया। मेरे आखिरी जुमले का असर बिजली के झटके से कम नहीं हुआ था। 24? यस, मुझे याद है। आपने 24 नंबर टेबल की तरफ इशारा किया था। ओह गॉड, ये सब क्या है? वो तो गायब है, बिल्कुल गायब है। काउंटर क्लर्क मुजरिमों की तरह अंदर दाखिल हुआ और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त अब्दुल कॉफी और सैंडविच लेकर अंदर आया। गायब है? क्या मतलब? अब्दुल, 24 नंबर टेबल पर रात कौन था? मैंने कहा, मतलब ये कि वो उस वाकये के फौरन बाद गायब हो गया, बगैर बताए कहीं चला गया। मैनेजर ने सर थाम लिया। तुम जाओ, उसने अब्दुल को इशारा किया। फिर वो क्लर्क पर बरस पड़ा। गधे, नालायक, आदमी को देखे बगैर चाबी थमा दी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कौन थे वो? होटल में डकैती? माय गुडनेस, किसी भी मेहमान के कमरे में जो चाहेगा घुस जाएगा। मेरा ख्याल इसका कसूर नहीं है, मोहसिन ने कहा। उस वक्त रश था, मैं कल ही आया हूँ, ये मुझे पहचानता नहीं है। काउंटर क्लर्क ने शुक्रगुजार होकर मोहसिन को देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर, और आइंदा भी नहीं होगा। ये बताओ, तुम्हारे सामने से कोई कालीन लेकर गुजरा था? लिपटा हुआ कालीन? मैनेजर ने कहा। काउंटर क्लर्क बोला, एक साहब सुबह आए थे, दोपहर को शॉपिंग के लिए गए तो कारपेट खरीद कर लाए थे। ऊपर कमरा नंबर 310 में पहुंचाया था। वो रात को कमरा खाली कर गए। जाते वक्त कालीन भी ले गए थे। 4 अफराद ने उठा रखा था। 2 किसी ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे। 2 का चेहरा मैंने नहीं देखा, वो कालीन के दूसरी तरफ थे। मेरी कहानी वाकयात की शहादत और गवाहों के बयान से दुरुस्त साबित हो रही थी। अच्छा, तुम जाओ, मैनेजर ने क्लर्क से कहा। इस बार साहब के कहने पर माफ किया, और जरा चौकीदार को बुलाओ और देखो वो शरीफ कहाँ है जो रात को 24 नंबर टेबल पर था। उसका कुछ पता चला? किसी को उसके घर भेजो। बाद में चौकीदार ने भी तस्दीक कर दी कि एक ट्रक में खासा बड़ा लिपटा हुआ कालीन ले जाया गया था, लेकिन उसने ट्रक का नंबर वगैरह नोट करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो वेटर जिसका नाम शरीफ था बदस्तूर गायब, और हैरानी की बात यह थी कि जब वो किसी को कुछ बगैर बताया गया था तो किसी ने उसको जाते हुए देखा भी नहीं था। उसके यूं चले जाने से सर्विस में खलल पड़ा था तो मैनेजर बरहम हुआ था और उसने सबसे पूछा था, लेकिन किसी को कुछ मालूम होता तो बताता। ना उसका कोई मेहमान आया और ना कोई पैगाम, और आता भी तो वो इतना गैर जिम्मेदार बहरहाल नहीं था कि ड्यूटी पर लानत भेजकर चल पड़ता। मैंने मैनेजर को मशवरा दिया कि बाहर के बजाय शरीफ वेटर को अंदर ही तलाश किया जाए, और अगर कमरा नंबर 310 खाली है तो उसके बाथरूम में भी झांक लिया जाए। मैनेजर ने तशवीश से मेरी तजवीज़ पर गौर किया। एक बार फिर काउंटर क्लर्क को तलब किया और उसे मुकम्मल राजदारी के साथ कमरा नंबर 310 का जायजा लेने और फिर खामोशी से रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। मुझे भी अब दाल में काला नजर आने लगा जनाब। वो जो आपको ले गए थे, उन्होंने शरीफ वेटर की वर्दी पहन ली, फिर कॉफी में दवाई मिलाई, अपने कालीन में आपको लपेटा। मगर सवाल यह सर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? वो मुझे लूटना चाहते थे। लूटने का तरीका बहुत अजीब है और जरा मुश्किल भी। खुदा ना खास्ता वो आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे? दुश्मन होते तो मुझे जिंदा ना छोड़ते। मैं ना किसी कबीले का सरदार हूँ और ना ही सियासी लीडर, ना बदमाश। मेरा दुश्मन भला कौन होगा? ये सिर्फ डकैती की मुनज़्ज़म वारदात थी। उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत काम किया। शायद उनका तरीका वारदात यही होगा। ये केस बहुत संगीन है और पुलिस को नहीं, स्पेशल पुलिस को इसकी तहकीकात करना चाहिए। आदमी खता का पुतला है। कौन जाने शरीफ वेटर या कोई और उनसे मिल गया हो। लालच बुरी बला है। उमूमन घर के भेदी ही लंका ढाते हैं। मैनेजर ने बड़े इसरार से नफी में सर हिलाया। वेटर शरीफ वाकई शरीफ है, पुराना आदमी है और हम आदमी देख कर ही रखते हैं। होटल के हमले का कोई रुकन ये जुर्रत नहीं कर सकता। पुलिस खुद मालूम कर लेगी। बाज़ औक़ात अंदाज़े गलत हो जाते हैं मैनेजर साहब। देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, पुलिस इस मसले को हल नहीं कर सकती।
आपके लिए और मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस बन सकती है। वो बदमाश तो गए, पुलिस उन्हें कहाँ तलाश कर सकेगी? आप तो जानते हैं पुलिस वाले कितने बदनाम हैं, खुद मुजरिमों की सरपरस्ती करते हैं। और फिर देखे ना, इस सबसे होटल की कितनी बदनामी होगी। मालिक को इल्म होगा तो अताब मुझ पर नाजिल होगा। अगर आप इत्तेफाक करें तो मेरी एक तजवीज़ है, बाहमी मफाद की बात है। मैं आपका सब नुकसान पूरा कर देता हूँ। कितनी रकम थी? 10,000। रिस्ट वॉच और पर्स की रकम मिलाकर मजीद 1,000, कुल 11,000। अगर मैं चेक पेश कर दूँ तो? और जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी, लाकानूनियत, गुंडागर्दी और बदनज़मी के बायस, वो मैं इस पर माफ़ी का खासगार हूँ जनाब, और बेहद शर्मिंदा हूँ। बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। आपके क़यामत आम के तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मे। जब तक आपका दिल चाहे रहिए, मैं आपको दूसरा बेहतर कमरा दे देता हूँ, पूरा सूट। यही तो मुसीबत है। मैंने गोया उसकी मजबूरी के सामने हथियार डालते हुए कहा, आप जैसे लोग बदनामी के खौफ से पुलिस केस नहीं बनने देते, और वो बदमाश इस कमजोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब किसी और होटल में चले गए होंगे। वो पाकिस्तान में 1,000 होटल तो होंगे, सब में वारदात करेंगे, खबर एक की भी नहीं आएगी। सब यही कहेंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो तो ठीक है सर, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखिए। उसने खट से दराज खुलकर चेकबुक निकाली और 11,000 की रकम का बैरियर चेक बना के मुझे पेश किया, जिसे मैंने मोहसिन की तरफ देखकर बादल नाखास्ता और कदरे तामुल के साथ कबूल किया। मैनेजर हमारा बहुत एहसानमंद हुआ, मगर मैं जानता था कि इतनी बड़ी वारदात पर अपनी सूझबूझ के बायस पर्दा डाल देने का इनाम वो मालिक से वसूल करेगा, और मालिक उसकी मामला फहमी और तदब्बुर का मजीद कायल हो जाएगा कि 11,000 रुपये में होटल की साख बचा ली। मैंने चेक जेब में डाला ही था कि काउंटर क्लर्क यूं कमरे में आया जैसे उसके ताक़ुब में भूत हो। बमुश्किल तमाम उसने बताया कि वेटर शरीफ वाकई कमरा नंबर 310 के बाथरूम में सो रहा है, बेहोश पड़ा है या वफात पा चुका है। वर्दी ऊपर लटक रही है, खुद वो नीचे लेटा है। शरीफ सिर्फ बेहोश था। होश में आने पर उसने बताया कि कमरा नंबर 310 में रहने वालों ने उसे तलब किया था। मालूम नहीं उन्हें नाम किसने बता दिया था। उसने कहा कि वो 24 नंबर टेबल पर सर्व कर रहा है, तो उसे कहा गया कि बिल की रकम कमरे से मिलेगी। वो लोग खाना खाकर उठे ही थे। चनाचे शरीफ 2 मिनट बाद उनके कमरे में जा पहुंचा। उन्होंने उसे 100 का नोट दिया और कहा कि कॉफ़ी लाओ। उसने कहा कि 24 नंबर टेबल पर जो साहब खाना खा रहे हैं उनको कॉफ़ी पहुंचाते ही वो रूम सर्विस से कॉफ़ी के लिए कह देगा और बिल की बाकी रकम भी भिजवा देगा। इतना सुनते उनमें से एक आदमी ने शरीफ को दबोचकर बेकाबू कर दिया और फर्श पर लिटा दिया। दूसरा उसके सीने पर चढ़ बैठा। पहले ने शरीफ का मुंह दबा रखा था कि वो आवाज ना निकाल सके। दूसरे ने जेब से इंजेक्शन सिरिंज निकालकर शरीफ का बायां बाजू दबा लिया और फिर उसकी नस में को इंजेक्शन घोंप दिया। वो बेहोश हो गया और होश में आया तो वो बाथरूम में था। उसकी वर्दी ऊपर टंगी थी और कमाल ये कि उसमें वो 100 का नोट भी था। शरीफ ये समझने से कासिर था कि उसके साथ ये गैर शरीफाना सलूक क्यों किया गया, और मैनेजर ये समझने से कासिर था कि बावर्ची खाने में या हॉल में किसी ने वेटर की सूरत पर गौर क्यों नहीं किया। मैंने उसे समझाने के लिए शरीफ से एक सवाल किया और शरीफ ने तस्लीम किया कि उनमें से एक अपने कदो-कामत और रंग के एतबार से शरीफ जैसा था। उसकी मूंछें भी वैसी थी। ये बात मैनेजर अपने तजुर्बे के पास जानता था कि रश के औकात में कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। सबके हाथ पर ट्रे इस तरह रखी होती कि पूरा चेहरा नजर नहीं आता, और बिल्कुल एक जैसी वर्दी में उसी कदो-कामत और रंग का आदमी आ जाए तो गौर से सूरत देखे बगैर कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता। मुझे बेहोश करने के बाद वो यकीनन अपने कमरे में उठाकर ले गए होंगे जहां उन्होंने दिन में कालीन लाकर रख दिया था। अपने कमरे से सामान और कालीन उठाकर वो कमरा खाली कर गए और जिसने चार्ज लिया उसने कमरे पर एक निगाह डालकर कमरा मुकफ्फल कर दिया। जब काउंटर क्लर्क ने मुझे बताया कि कमरा चौधरी दिलावर के नाम से बुक कराया गया था तो मुझे फौरन एक ख्याल आया, लेकिन मैंने बात को जुबान तक आने से पहले रोक लिया। जब उस तमाम बकबक झिकझिक से फारिग होकर हम कमरे में वापस पहुंचे तो सुबह के पूरे 8 बज रहे थे। मैनेजर ने अपने तौर पर तमाम मामला ठीक कर लिए थे और बहुत मुतमईन था। फर्दन उसने अब्दुल को, शरीफ को और काउंटर क्लर्क को भी समझा दिया कि उन्होंने किसी से कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये बात वो खुद भी समझते थे। चुनाचा मैनेजर के लिए तशवीश की कोई बात नहीं रही। वाह बिरादर निस्बती। मोहसिन ने कमरे का दरवाजा बंद करते एक जबरदस्त कहकहा मारा। अब ठाठ से रहो उम्र भर। सालार आजम, अक्लमंदों ने कहा है कि लालच बुरी बला है। सामान उठाइए और खैरियत से निकल जाइए। पर क्यों? मोहसिन ने हैरानी से कहा, हमने कोई धोखेबाजी नहीं की। इस होटल में तुझे जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा उसका मुआवजा 11,000 तो कुछ भी नहीं है। ये बात नहीं है। तुझे कुछ अंदाजा है वेटर शरीफ की वर्दी पहनने वाला कौन हो सकता है? वही मुंदरी वाला। तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मोहसिन ने कहा, आखिर वो मेरे सामने आने से गुरेज क्यों कर रहा था? उसे डर था कि कहीं मैं उसे शनाख्त न कर लूं, और ये डर सिर्फ एक ही शख्स को हो सकता था जिसे मैं 3 बार देख चुका था। इंजेक्शन लगाने वाला तो मेरे लिए अजनबी था, अलबत्ता मुंदरी वाला अपने दिल के चोट से डर रहा था। उसकी मुंदरी वेटर की पगड़ी के नीचे आ गई होगी, वरना वो फौरन ही नुमाया हो जाता।
मगर उसके बावजूद वो इंतजार करता रहा कि मैं उठूं तो कॉफी रखी जाए। वही मेरे कमरे में पर्दे के पीछे छुपा खड़ा होगा और उसी ने मुझे धक्का देकर बाथरूम में बंद किया होगा। तेरी ये बात समझ में आती है, लेकिन अब फरार होने का क्या मकसद है? मैं बहुत गुमनाम आदमी नहीं हूँ मोहसिन। मेरा नाम और मेरी तस्वीर अखबारात की जीनत बन चुकी हैं। आज अगर सलामत शाह के बारे में खबर आई तो ऐन मुमकिन है कोई रिपोर्टर उसका रिश्ता ढूंढ निकाले और फिर तस्वीर छाप दे कि मीर शराफत अली के मुबैना कातिल को पनाह देने वाला कत्ल कर दिया गया या उस मुकदमे के सबसे अहम गवाह को कत्ल कर दिया गया। गनीमत है कि अब तक किसी ने मुझे पहचाना नहीं, मगर मजीद खतरा मोल लेने से कोई फायदा नहीं। अभी ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में है। हम वॉकआउट कर जाते हैं कि जिस होटल में शुरफा महफूज नहीं वहाँ हम मुफ्त में नहीं रह सकते। 9 बजे चेक कैश कराओ और चलो किसी दूसरे ठिकाने पर। हमारे जाने के बाद सब हमें भूल जाएंगे, मगर यहाँ रहते हुए पुलिस आ गई तफ्तीश के लिए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। हशमत खान एंड कंपनी का कोई एतबार नहीं। आधे घंटे के अंदर अंदर हम तैयार होकर काउंटर पर पहुंच गए थे, जहाँ सुबह की शिफ्ट में आने वाला क्लर्क बैठा था। सुबह की शिफ्ट का मैनेजर भी अपने कमरे में मौजूद था और उन्हें सारी बात बता दी गई थी या नहीं, मगर इतना जरूर बता दिया गया था कि हम इंतजामिया के मेहमान हैं। चनाचे हम हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। टैक्सी ने 9 बजे हमें बैंक के दरवाजे पर उतारा। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मोहसिन 10 मिनट बाद कैश लेकर नमूदार हुआ तो हमने टैक्सी को पोस्ट ऑफिस की तरफ चलने का हुक्म दिया। फासले बहुत कम थे, चनाचे टैक्सी ड्राइवर को ये इंतजार और हमारा तहमकाना लहजा बहुत गिरा गुजर रहा था, मगर वो इसी लहजे के बाइस दबा हुआ था। पोस्ट ऑफिस पहुंच के हमने उसे 10 रुपए का नोट दिया तो उसकी शिकायत रफा हो गई और उसने हमें सलाम किया। यही वो वक्त था जब हम गुज़िश्ता रोज आए थे। मैंने इस अंदेशे का इजहार किया कि बाबू पोस्टमैन फिर ना निकल गया हो, मगर वो मौजूद था। एक पोस्टमैन ने इधर उधर देखकर एक दुबले पतले नौजवानी में बूढ़ा नजर आने वाले पोस्टमैन की तरफ इशारा किया, जो सारे जमाने से बेजार स्टूल पर अकेला बैठा था और कुछ नहीं कर रहा था। अरे बाबू भाई, हम कल भी आए थे, मैंने करीब जाकर कहा। बाबू ने सर घुमाकर हमें देखा और मोहसिन को पहचान लिया। हाँ, कल भी मिले थे तुम, उसी चिट्ठी के लिए आए होगे। बाबू भाई, ये क्या हुआ? मैंने उसकी सूजी हुई नाक और आंख के नीचे नजर आने वाले नील की तरफ इशारा किया। मिस्त्री साइकिल वाले से झगड़ा हो गया था क्या? अच्छा, उसने तुम्हें भी बता दिया? वो चौंका, फिर उसने खासी बामुहावरा गाली दी। वो बड़ा कमीना है बाबू भाई, मैंने कहा। कहता था बाबू अखबार पढ़ने के बहाने पाने, प्लास और पेचकस वगैरह मारता रहता है। हमने कहा जाने दो उस्ताद, बाबू शरीफ आदमी है, अगर उसे मालूम हुआ तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाबू ने मिस्त्री साइकिल वाले को मजीद बेनुकत सुनाई और दावा किया कि वो उसका मलबा कराया है। हमने उस दावे की सदाकत को चैलेंज नहीं किया और कहा कि जमाना शराफत का नहीं है। उसके बाद हम बाबू को चाय पिलाने के लिए कैंटीन ले गए और मजबूरन उसके साथ गलीज टेबल पर बैठकर वो बदजाका महलूल जहर मार किया जिसे सब लोग चाय समझकर नौशेजां कर रहे थे। उस मरहले के बाद बाबू भाई से हमारे मरासिम इतने अच्छे हो गए कि हमने सिर्फ 10 रुपए देकर वो खत हासिल कर लिया और अभी हम धड़कते दिल को संभाले खत ब्रीफकेस में रखकर फरार होने ही वाले थे कि बाबू भाई ने एक इंकशाफ किया। अभी कोई और भी आया था इसी खत के लिए, मगर मैंने कहा चलो चलो, हम ऐसे डाक नहीं देते फिरते, घर पर मिल जाएगी रजिस्ट्री। हमारे कदम थम गए। मैंने मोहसिन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने अपना नाम बताया था? मैंने पूछा। नहीं, पूछ रहा था गुलाब खान मार्फत मोहब्बत खान जो रजिस्ट्री है वो किसके पास है। मुझे शरीफ आदमी नहीं लगा, जिम्मेदारी का काम है ना जी। उसका तुम हुलिया बता सकते हो बाबू भाई? दरअसल एक दोस्त है जो ये हरकत कर सकता है, गलत किस्म का आदमी है वो। बाबू भाई ने उसका जो हुलिया बताया वो मेरा खून खुश कर देने के लिए काफी था। ये हुलिया उसी मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर का था। अब शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि वो अकेला या अपने साथियों समेत बाहर हमारे इंतजार में होगा। खत लेने में नाकामी के बाद वो हमें आता देख चुका होगा और वो हर कीमत पर यह खत हासिल करने की कोशिश करेगा। वक्त बहुत कम था और हम मशवरा भी नहीं कर सकते थे। मोहसिन भी ये बात समझता था कि अब हम उस रास्ते से नहीं जा सकते जिस रास्ते से आए थे। हमारे लिए अंदर इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। 10 मिनट बाद मैंने बाबू भाई से कहा कि वो हमारी वजह से काम का हर्ष ना करें, हम तो अभी कुछ देर यहीं बैठकर इंतजार करेंगे उसी बदमाश दोस्त का। बाबू भाई ने हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। मोहसिन, मैंने मौका पाते ही कहा, इस कैंटीन से निकलने का दूसरा रास्ता भी होगा, तू ब्रीफकेस लेकर पीछे से निकल जा, और अगर वो उधर भी मौजूद हुए तो कहीं पनाह ले लेना, किसी भी दुकान में, दफ्तर में घुस जाना, रिक्शा टैक्सी जो नजर आए वो पकड़ लेना। तुझे जान बचा के भागना है मोहसिन, जो मुनासिब हो वो कर, तू खुद भी अक्लमंद है। और तू क्या करेगा? मोहसिन ने उठते हुए कहा, मैं वापस डाक खाने में जाता हूँ, उन्हें यह तासुर देने के लिए कि अभी खत हमें नहीं मिला। हम यहाँ खत की बात कर रहे थे, अगर ये चाल कामयाब रही तो मैं भी किसी और तरफ से निकल आऊंगा। इस वक्त हम मुकाबले का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें तो खुद को और खत को बहिफाजत निकाल के ले जाना है और राबिया के घर पहुंचना है।
मगर ऐसा नहीं कि कोई ताक़ुब में हमारे साथ पहुंचे। चल, खुदा हाफिज।